डियर स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे नीति निर्देशक तत्व और हमने अध्ययन किया था कि अनुच्छेद 3651 जो है वो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करता है। तो अभी तक हमने दोनों चीज़ें पढ़ ली है, यानी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर पूछा जाए, ज़्यादातर 3 नंबर का प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आपको जैसे पता है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में एक प्रमुख अंतर क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं अपन, मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर, व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या प्रमुख अंतर है, तो अपन इसके अंतर के लिए एक बात जो है लाइन खींच सकते हैं। इधर आप मौलिक अधिकार रख सकते हो या मूल अधिकार रख सकते हो, और दूसरी तरफ इधर नीति निर्देशक तत्व रख सकते हो। मूल अधिकार और नीति निर्देशक। देखिए, पहला अंतर जैसे कि आपको पता है कि मूल अधिकार संविधान के भाग, कौन से भाग में, मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में दर्ज है, भाग 3 में उल्लेखित हैं। कौन से भाग में उल्लेखित हैं, भाग 3 में उल्लेखित हैं। जबकि अगर नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में उल्लेखित हैं। ये तो हमने अंतर पढ़ लिया, भाग 4 में उल्लेखित हैं। पहला अंतर क्या हो गया कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में उल्लेखित है, भाग 3 में उल्लेखित है, मूल अधिकार सॉरी, और नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में उल्लेखित है, भाग 4 में उल्लेखित है। ठीक है, फिर दूसरी बात, मौलिक अधिकार जो है वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं या इस संविधान से प्रेरित हैं। कौन से देश के संविधान से प्रेरित हैं या लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व कौन से देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। यह नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। दूसरा अंतर क्या हो गया, ठीक है, तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, तीसरा अंतर अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं, वाद योग्य होते हैं। वाद योग्य का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को छीना जाता है तो या न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, या आप इसको कह सकते हो जिसे न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, या न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है। मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण कह सकते हो, यानी वाद योग्य होते हैं। ठीक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते, वाद योग्य नहीं होते। अर्थात अगर कोई राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है तो जो है कोई व्यक्ति न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता। ये नहीं कह सकता कि इस राज्य ने ये नीति निर्देशक तत्व लागू क्यों नहीं किए। अनुच्छेद 36 से 51 तक जितने भी उल्लेखित हैं
उसको हम ये नहीं कह सकते कि जो है ये लागू क्यों नहीं किया किसी राज्य ने या किसी केंद्र सरकार ने। ठीक है। चौथा, मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 12 से 30 व 32 से 35 तक है। इकतीस को हटा दिया गया ना। तो मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो कौन कौन से अनुच्छेद, तो अनुच्छेद की बात करें तो मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 12 से 30 व 32 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया। अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेखित है। चौथा अंतर क्या हो गया? चौथा अंतर हो गया कि मौलिक अधिकार कौन कौन से अनुच्छेदों में है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 30 तक और 32 से 35 तक, यानी कंटिन्यू के लिख सकते हो आप 12 से 35 तक, अनुच्छेद 31 को छोड़ के, ये ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। तो मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो कौन कौन से अनुच्छेदों से, 12 से लेकर के 30 और 32 से लेकर 35 तक उल्लेख। जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। ठीक है। पांचवा अंतर, मौलिक अधिकार जो है वो नागरिकों को प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त आदेश है। मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त, संविधान के द्वारा नागरिकों को प्राप्त आदेश हैं या संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं। ठीक है। तो किसके लिए है मौलिक अधिकार? नागरिकों के लिए। जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्यों को दिए गए निर्देश हैं, राज्यों को दिए गए निर्देश हैं। नीति निर्देशक तत्व राज्यों को दिए गए निर्देश हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, अर्थात नागरिकों को दिए गए हैं कि मौलिक अधिकार यानी प्रत्येक देश का जो प्रत्येक नागरिक जो भारत का नागरिक है उसको प्राप्त हैं, और कुछ मौलिक अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। तो ये एक सीधी सी बात है, सिंपल से लिख सकते हैं मौलिक अधिकार किसको प्राप्त है? नागरिकों को। जबकि नीति निर्देश तत्व किसको है, किसके लिए है? ये राज्यों को दिए गए निर्देश हैं। कौन किसके द्वारा दिए गए हैं? संविधान के द्वारा। ठीक है। तो पांचवा अंतर हो गया ये। छठा अंतर, मौलिक अधिकार की जो प्रकृति है वो नकारात्मक है। मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है? नकारात्मक। नकारात्मक कैसे? मौलिक अधिकार नागरिक राज्य को जो है सीमित करते हैं, नियंत्रित करते हैं कि राज्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मक कैसे? राज्यों को भेदभाव नहीं करना चाहिए, राज्यों को लिंग जाति के आधार पर अंतर नहीं करना चाहिए, राज्य को धार्मिक आधार पर अंतर नहीं करना चाहिए, शोषण के विरुद्ध शोषण नहीं करना चाहिए, यानी इस प्रकार के नकारात्मक प्रकृति के हैं। मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? नकारात्मक है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है। देखिए नोट्स में मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, लेकिन और भी ज़्यादा डिटेल से लिख सकते हैं अपन। तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति किस प्रकार की है? नकारात्मक प्रकृति के हैं। जबकि राज्यों की प्रकृति जो है वो सकारात्मक नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है वो सकारात्मक प्रकृति के होते हैं। ठीक है। मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है, मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है वो क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की प्राप्ति। राजनीतिक लोकतंत्र या राजनीतिक सुरक्षा जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है मौलिक अधिकारों का। जबकि नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य होता है वो आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की प्राप्ति। आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की प्राप्ति इसका उद्देश्य होता है। सामाजिक लोकतंत्र की प्राप्ति अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की। किस प्रकार का राज्य? लोक कल्याणकारी राज्य।
के उद्देश्य को लेकर के चलता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है किस लिए रखे गए हैं, जनता की नागरिकों को राजनीतिक लोकतंत्र प्राप्त हो, राजनीतिक रूप से उसे वोट देने का अधिकार या देश की राजनीति में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, तो ये राजनीतिक लोकतंत्र की प्राप्ति के लिए होते हैं, जबकि जो है नीति निर्देशक तत्व आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति के लिए नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये इसके अलावा मौलिक अधिकारों को एक अंतर अगर हम यहाँ और देख सकते हैं कि मौलिक अधिकारों को जो है वो आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है, आपातकाल में निलंबित या प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के, 20 और 21 को छोड़कर आपातकाल में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध, जब देश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है, तब मौलिक अधिकारों को जो है नियंत्रित किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व आपातकाल में सीमित नहीं, आपातकाल हो तो भी जो राज्य अपने नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, तो ये अंतर है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, वैसे तो और भी कई अंतर है, लेकिन मुख्य रूप से आपको ये 7-8 अंतर याद रखने हैं। ये मुख्य अंतर है। कौन कौन से? मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में उल्लेखित हैं? भाग 3 में उल्लेखित हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में? भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्वों का जो है कौन से देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए। जबकि नीति निर्देशक तत्व कौन से देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। याद रखना है आपको। तीसरा अंतर क्या होता है? मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं। वाद योग्य होने का मतलब इन्हें न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो वाद योग्य नहीं होते। इसका मतलब न्यायालय के द्वारा इनको संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। चौथा अंतर, मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो कितने अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 12 से लेकर के, आप लिख सकते हो 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद कोष्टक में अनुच्छेद 31 को छोड़ के। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर के 30 तक व 32 से 35 तक है। ठीक है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक कंटिन्यू है। 35 पर ये खत्म हो जाते हैं मौलिक अधिकार, 36 से जो है नीति निर्देशक तत्व शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो इनका अनुच्छेद याद रखना है 12 से 30 और 32 से 35, और इसका उल्लेख जो है 36 से 51 तक है। फिर मौलिक अधिकार किसको दिए हैं, किसको प्राप्त हैं? मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए, जबकि राज्य नीति निर्देशक तो किसके लिए हैं? ये राज्यों के दिए गए निर्देश हैं, यानी ये राज्य के लिए, ये नागरिकों के लिए है और ये राज्य के लिए। ठीक है। छठा अंतर क्या होता है? मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है। नकारात्मक का मतलब क्या हो गया? नकारात्मक का मतलब हो गया कि मौलिक अधिकारों से जो है संविधान राज्यों को, नागरिकों को जो है कुछ कार्य करने से रोकता है कि या आप नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करोगे, आप अवसर की समानता दोगे, आप चाहे अस्पृश्यता छुआछूत को रोकोगे। ठीक है। राज्यों को कुछ नहीं करने का आदेश देता है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या है? नकारात्मक है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है। सकारात्मक कैसे? ये राज्यों को कुछ करने का आदेश देता है। नकारात्मक सकारात्मक मतलब समझ में आ गया कि मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के, इसका मतलब मौलिक अधिकार राज्यों को कुछ करने से रोकता है, भेदभाव करने से, स्वतंत्रता जो है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बिना कारण की गिरफ्तार नहीं करोगे। ठीक है। और इस प्रकार के अधिकार देता है, यानी उससे नागरिकों के साथ जो है कुछ करने से रोकता है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक। जबकि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति है सकारात्मक। ये राज्य को कुछ करने के आदेश देता है कि आप ऐसा करोगे, आप ग्राम पंचायतों की स्थापना करोगे, आप सहकारिता जो है प्रबंध में कर्मकारों की भूमिका रखोगे, आप समान कार्यों के लिए समान वेतन दोगे। ठीक है। आप पुरुष महिला में किसी तरह का अंतर नहीं करोगे, यानी ये कुछ करने का आदेश देता है और ये कुछ नहीं करने का, इसलिए ये प्रकृति कैसी है इसकी? नकारात्मक। और इसकी प्रकृति कैसी है? सकारात्मक। ठीक है।
सातवां जो अंतर है, मौलिक अधिकारों का जो मुख्य उद्देश्य है वो किस तरह का लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र की प्राप्ति। मतलब ये नागरिकों को प्राप्त है, नागरिक जो होंगे उनको कुछ अधिकार दिए जाएंगे, अर्थात ये राजनीतिक प्रकृति के होते हैं। यानी इसका उद्देश्य क्या होता है, राजनीतिक लोकतंत्र की प्राप्ति, ठीक है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की प्राप्ति। इसका मतलब लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए ही इनकी स्थापना की गई थी, ठीक है। आठवां अंतर, मौलिक अधिकारों को आपातकाल में प्रतिबंधित किया जा सकता है, अर्थात रोका जा सकता है, ठीक है। केवल 2 अनुच्छेदों को छोड़ के, याद रखना है आपको कौन कौन से 2 अनुच्छेद आपातकाल में भी जो है निलंबित नहीं हो सकते। ये आपातकाल में भी जो है राष्ट्रपति, जब शक्तियाँ पढ़ेंगे अपन राष्ट्रपति जो है आपातकालीन शक्तियाँ, तब उसमें देखेंगे कि केवल 2 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनको आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये हैं अनुच्छेद 20 और 21। इन दोनों को छोड़ करके और आपातकाल में भी सारे जो मौलिक अधिकारों को रोका जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों को आपातकाल में भी सीमित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब ये इन चीज़ों को जो है 7-8 अंतर हमने पढ़ लिए हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में प्रमुख अंतर क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, ये तो अंतर हो गया मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में। अब हम पढ़ते हैं दोनों में संबंध क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 3 नंबर का प्रश्न आता है APLE में और बोर्ड में भी, कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में प्रमुख अंतर क्या है। तो ये तो अंतर हो गया। अब पढ़ते हैं दोनों में संबंध। तो यहाँ हेडिंग लगाइए, मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में संबंध, ठीक है। अब आपको जैसे पता है कि संविधान में दोनों को साथ में उल्लेखित किया गया है, पहले मौलिक अधिकार हैं, बाद में नीति निर्देशक तत्व हैं। जब संविधान बना था तब संविधान निर्माताओं ने इसीलिए जो है इन दोनों को साथ में रखा, यानी कि पहले मौलिक अधिकार दिए, बाद में नीति निर्देशक तत्व दिए, ठीक है। अब कभी कभी ये मामला उठता है कि इन दोनों में महत्वपूर्ण कौन सा है, क्या इन दोनों में संबंध क्या है। संविधान निर्माता दोनों को ही महत्वपूर्ण मानते थे। वो कहते थे कि मौलिक अधिकार भी नागरिकों को दिए जाने जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एक देश के नागरिक हो तो आपको कुछ अधिकार प्राप्त होने जरूरी है। तो साथ में राज्यों को भी निर्देश दिए गए कि राज्य को भी कुछ कार्य करने चाहिए, ठीक है। इसलिए वो दोनों को ही महत्वपूर्ण मानते थे और दोनों को एक दूसरे का पूरक माना गया है। दोनों को एक दूसरे का पूरक माना गया है। पूरक मतलब दोनों आधे आधे, कि बिना मौलिक अधिकारों के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व नहीं है और बिना मौलिक नीति निर्देशक तत्वों के मौलिक अधिकार का कोई महत्व नहीं है। इसलिए दोनों को एक दूसरे का पूरक माना गया है। क्यों पूरक क्यों माना गया, कि एक तो क्या करता है, एक किस प्रकार की जो है, एक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। किस प्रकार के लोकतंत्र की, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। तो दूसरा लोक कल्याणकारी राज्य यानी आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। तो दोनों ही, एक नागरिक के लिए दोनों ही जरूरी है, राजनीतिक लोकतंत्र भी चाहिए, आर्थिक लोकतंत्र भी चाहिए। तो एक राजनीतिक लोकतंत्र, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र प्राप्ति है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना यानी आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र। इसका उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र। तो ये भी जरूरी है, नागरिकों को आर्थिक राजनीतिक लोकतंत्र भी चाहिए और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र भी चाहिए। तो इसलिए दोनों को बिना, अगर हम कहें केवल राजनीतिक लोकतंत्र प्राप्त हो जाए, वोट देने का अधिकार हो जाए, चुनाव में खड़े होने का अधिकार हो जाए, पद प्राप्त करने का अधिकार हो जाए, लेकिन आर्थिक असमानता है, गरीब है, तो गरीब आदमी को भले कितना ही वोटिंग अधिकार दे दो, क्या करेगा वो, ठीक है। तो आर्थिक लोकतंत्र भी चाहिए, सामाजिक लोकतंत्र भी चाहिए और राजनीतिक लोकतंत्र तो होना ही चाहिए। तो अगर इसके बिना इनकी स्थापना नहीं की जा सकती, यानी बिना आर्थिक, गरीब अगर होगा तो फिर राजनीतिक भले कितनी शक्तियाँ दे दो उसे, या राजनीतिक शक्तियाँ दे देने मात्र से जो है अगर सामाजिक भेदभाव हो रहा है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों को एक दूसरे का पूरक माना गया है और इसीलिए संविधान निर्माता दोनों में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे, दोनों को साथ रखना चाहते थे
और दोनों में सामंजस्य स्थापित करना पड़ जाते थे। हम देखते हैं कि एक किसको है, एक नागरिकों को प्राप्त है तो दूसरा राज्य के दिए गए निर्देश हैं। इसलिए दोनों में क्या संबंध होना चाहिए। समय समय पर ऐसे कई मुकदमे आए सामने कि भी कौन सा ज़्यादा महत्व, मौलिक अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं या नीति निर्देशक तत्व। तो इसके संबंध में कई बार ऐसे विवाद उठे हैं। जैसे पहला जो अगर विवाद कहते हैं कि गोलकनाथ विवाद, गोलकनाथ विवाद उठा था, गोलकनाथ विवाद 1967 में। 1967 में गोलकनाथ विवाद में न्यायालय ने निर्णय दिया था। न्यायालय ने कहा था कि संसद को हालांकि यद्यपि शक्तियां प्राप्त हैं लेकिन वो संविधान में जो है आवश्यकता अनुसार बदलाव नहीं कर सकती है, संविधान के सभी भागों में बदलाव नहीं कर सकती। यानी गोलकनाथ विवाद में जो संसद की जो शक्तियां हैं, संसद की जो संविधान में संशोधन की जो शक्तियां हैं उसको क्या किया गया, सीमित किया गया। संसद संशोधन की जो शक्तियां हैं उसको क्या किया गया, सीमित किया गया। अर्थात गोलकनाथ विवाद में ये फैसला दिया गया था न्यायालय के द्वारा कि संसद को असीमित शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। संसद जो है संविधान के हर किसी भाग में संविधान संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसमें संसद की शक्तियों को रोका गया। यहाँ पर ये मामला ये आया था कि क्या नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है या नहीं। यानी नीति निर्देशक तत्वों को अगर कोई राज्य लागू करना चाहता है तो अगर मौलिक अधिकार उसके बीच में आते हैं या मौलिक अधिकार बाधा बनते हैं तो क्या राज्य जो है या सरकार जो है वो मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है, छीन सकती है या नहीं। तो उस समय गोलकनाथ विवाद में 1967 में जो है न्यायालय ने फैसला दिया था कि मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को नहीं छीना जा सकता है, यानी संविधान में संशोधन आवश्यकता अनुसार नहीं किया जा सकता। तो गोलकनाथ विवाद जो 1967 में हुआ था उसमें न्यायालय ने किसको महत्वपूर्ण माना, न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को महत्वपूर्ण माना। किसकी बजाय, नीति निर्देशक तत्वों की बजाय। कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नहीं छीना जा सकता। अगर राज्य नीति निर्देशक तत्वों को किस लागू कर रहा है और बीच में मौलिक अधिकार बाधा बनते हैं तो उनको छीना नहीं जा सकता, ठीक है। यानी संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन नहीं कर सकती है। गोलकनाथ विवाद में क्या फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो है संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन नहीं कर सकती, यानी ये संविधान के संशोधन की शक्तियों को सीमित करता है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया था और इसी निर्णय को पलट दिया सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ने। कौन से मामले में, केशवानंद भारती मामले में। तो एक मामला आया था केशवानंद भारती विवाद, ये आया था 1973 में। 1973 में जो है केशवानंद भारती विवाद जो है उत्पन्न हुआ था उच्चतम न्यायालय में, जिसमें न्यायालय ने अपने खुद के निर्णय को बदल दिया। गोलकनाथ जो मामला था उसमें तो कहा गया था कि चाहे संसद आवश्यकता अनुसार संशोधन नहीं कर सकती, यानी संसद की जो संविधान में संशोधन की शक्तियों को सीमित करता है, गोलकनाथ विवाद वाला जो उसमें फैसला दिया था। लेकिन केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने अपने खुद के निर्णय को पलट दिया और ये निर्णय दिया कि संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। संशोधन की शक्ति जो है, संशोधन की शक्ति संविधान को है, संसद को है, लेकिन ये संशोधन इस आधार पर कर सकती है कि जो संविधान का जो मूल ढांचा है, एक मूल ढांचे की अवधारणा दी थी इस विवाद में कि मूल ढांचे को छोड़ करके और संसद जो है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। यहाँ पर तो कहा कि नहीं कर सकती है गोलकनाथ विवाद में, जबकि केशवानंद भारती विवाद में क्या कहा कि संविधान या जो संसद जो को संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, आवश्यकता अनुसार बदलाव भी कर सकती है वो संविधान में, लेकिन उससे संविधान जो है संविधान का मूल ढांचा में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अब मूल ढांचा क्या होगा ये जो है सुप्रीम कोर्ट खुद तय करेगा, सर्वोच्च न्यायालय खुद तय करेगा कि मूल ढांचे में क्या क्या होना चाहिए, यानी संविधान के जो है मूल ढांचे में क्या क्या आना चाहिए।
ये समय समय पर न्यायालय जो अपने डिसीजन में, अपने निर्णयों में तय करेगा। यानी यहाँ पर उलट दिया फैसले को, और ये कहा गया, अपने निर्णय को बदलते हुए कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन उससे संविधान का जो मूल ढांचा है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। ऑपोजिट डिसीजन आ गया। यहाँ पर तो रोक दिया कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार को नहीं छीना जा सकता। यहाँ पर ऑपोजिट डिसीजन दे दिया केशवानंद भारती विवाद में। न्यायालय ने कहा कि हाँ, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, उसकी शक्तियाँ हैं, लेकिन इससे संविधान में मूल ढांचे में जो है नष्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर निर्णय बदल दिया। फिर 42वां जो संविधान, यानी ऊपर वाला जो मामला है, 42वां जो संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसमें यह कहा गया था, सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों से महत्वपूर्ण माना। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों से महत्वपूर्ण माना। ठीक है, परंतु एक मामला आया था, मिनर्वा मिल मामला। देखिए, सारे मुकदमे पढ़ रहे हैं अपन, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए जो समय समय पर निर्णय हैं। एक मुकदमा आया था मिनर्वा मिल्स विवाद, मिनर्वा मिल्स विवाद 1980। ठीक है, इसमें न्यायालय ने फिर निर्णय बदल दिया अपना। तो न्यायालय ने फिर माना मिनर्वा मिल्स में कि नीति निर्देशक तत्वों की सर्वोच्च नहीं है, नीति निर्देशक तत्वों की सर्वोच्चता को इसमें समाप्त कर दिया। ठीक है, न्यायालय ने फिर माना कि संशोधन की जो है शक्ति, किसकी, संसद की, संविधान में संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है। यानी आवश्यकता अनुसार, ये नहीं कि असीमित शक्तियों का प्रयोग करके संसद संविधान के किसी भी भाग में बदलाव कर दे। ठीक है, तो वर्तमान में हम कह सकते हैं, वर्तमान में पोजीशन क्या है कि वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों को एक दूसरे का पूरक माना गया है। वर्तमान में यह माना जाता है कि मूल अधिकार के बिना नीति निर्देशक तत्वों का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्वों के बिना मौलिक अधिकार अगर दिए जाएं तो कोई महत्व नहीं होगा। ठीक है, अब हम जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्व क्या है कि राज्य जो है लोगों के जो है जीवन भरण पोषण की व्यवस्था करेगा। इसका मतलब लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान करेगा। ये नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख है, अनुच्छेद 41 कि व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिलाना राज्य का दायित्व होगा। अब राज्य इसको लागू नहीं कर रहा है, राज्य रोजगार की कोई व्यवस्था ही नहीं कर रहा है, तो भले ही आपको मौलिक अधिकार दे दिए, मौलिक अधिकार भी आपको जो है अपनी आवश्यकता अनुसार वृत्ति को अपनाने की छूट है, रोजगार करने की छूट है। अब रोजगार देना तो गवर्नमेंट का काम है ना, यानी नीति निर्देशक तत्व। अगर सरकार इस नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं कर रही है, अनुच्छेद 41 को लागू कर ही नहीं रही है, तो भले ही आपको मौलिक अधिकार दे दिया रोजगार पाने का, तो क्या महत्व रह जाएगा? आई बात समझे? तो अगर राज्य सरकार देगी, आपको रोजगार के साधन उपलब्ध कराएगी, तो आप अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में ये माना गया है कि दोनों को संयुक्त जो है, दोनों में एक उचित संतुलन स्थापित किया गया है। ठीक है, कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकारों को दिलाने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को जो है सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार छीन नहीं सकती, यानी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और एक राज्य का विकास तब हो सकता है जब दोनों एक साथ कार्य करें। ठीक है, तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों का उचित समन्वय वर्तमान में अपनाया गया है। ठीक, तो ये हो गया दोनों में संबंध। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? पहले दोनों में अंतर पढ़े, लगभग 7-8 अंतर हमने दोनों में पढ़ लिए थे। फिर हमने दोनों में क्या संबंध है उसमें भी हमने पढ़ लिया था कि दोनों में महत्वपूर्ण संबंध है। कुछ विद्वान कहते हैं, कुछ विद्वान आलोचना भी करते हैं, ठीक है, कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
कि वर्तमान में समय समय पर न्यायालय के डिसीजन से तय हुआ कि दोनों में से महत्वपूर्ण कौन है, या दोनों ही महत्वपूर्ण है, या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो सबसे पहला जो गोलकनाथ विवाद उठा था 1967 में, उस समय संविधान में जो है न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि संसद को संविधान में असीमित जो है संशोधन करने की शक्ति नहीं होगी, यानी सीमित संशोधन कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संसद अपनी मन मर्जी से संविधान के किसी भी भाग में बदलाव कर दे, वो पूरे संविधान को बदल के रख दे। तो असीमित यानी संसद की जो शक्तियों को इस मुकदमे में रोका गया था कि असीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती। ठीक है, बाद में 1973 में फिर एक मुकदमा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया था, केशवानंद भारती विवाद जो है, उसमें ये कहा गया था, उसमें न्यायालय ने अपने ही निर्णय को बदल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसमें ये कहा था कि संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, वो संविधान के किसी भी भाग में बदलाव कर सकती है, लेकिन बदलाव उचित होना चाहिए, और साथ में उस संशोधन से संविधान का जो मूल ढांचा है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। मूल ढांचे की जो अवधारणा है वो कब आपसे पूछा जा सकता है कि मूल ढांचे की जो अवधारणा है, ठीक है, तो वो अवधारणा कौन से मुकदमे या कौन से विवाद में दी गई थी? तो केशवानंद भारती विवाद में दी गई। तो इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को बदलते हुए कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन कुछ आवश्यक बातों को ध्यान में रख के, यानी उससे संविधान का जो मूल ढांचा है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आती है बात 42वें संशोधन में, सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों से महत्वपूर्ण माना। इस जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें ये कहा गया था, ठीक है, संविधान में बदलाव किया गया, और इसमें किसको महत्वपूर्ण माना? सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को महत्वपूर्ण माना। किसकी बजाय? मौलिक अधिकारों की बजाय। 42वें संशोधन में सरकार ने बहुत सा बदलाव किया संविधान में, और इसमें किसको, दोनों में से किसको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना? नीति निर्देशक तत्वों। ठीक है, लेकिन 1944 में उसको फिर सरकार बदली, और जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें दोनों को साथ रखा गया। फिर मिनर्वा मिल्स मामला जो 1980 में आया था, उसमें नीति निर्देशक तत्वों की सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया गया। मिनर्वा मिल्स में इन दोनों की, ये पहले सर्वोच्च, इस 42वें संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को सर्वोच्च माना गया मौलिक अधिकारों की बजाय, लेकिन मिनर्वा मिल्स मामले में इसको, यानी नीति निर्देशक तत्वों की जो सर्वोच्चता है उसे खत्म कर दिया गया और दोनों को महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, तो वर्तमान में हम कह सकते हैं न्यायालय ने फिर माना कि संसद संविधान के संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन असीमित शक्ति नहीं है। मूल ढांचे की अवधारणा वर्तमान में भी है। ठीक है, तो वर्तमान में हम कह सकते हैं कि दोनों ही महत्वपूर्ण है, अर्थात मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों का दोनों का अपने अपने स्थानों पर महत्व है। एक को देने के लिए आप दूसरे को छीन नहीं सकते, एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं रहेगा। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे जो है मौलिक कर्तव्य। थैंक यू।